सपनों के से दिन वो बोले मेरे साथ खेलने वाले सभी बच्चों का हाल एक सा होता। नंगे पाँव, फटी मैली सी कच्ची और टूटे बटनों वाले एक जगह के फटे कुर्ते और बिखरे बाल। ठीक है, बोलते मेरे साथ खेलने वाले सारे बच्चे की तरह के कपड़े पहनते थे, सबके पाँव गंदे होते थे। ठीक है, जब लकड़ी के ढेर पर चढ़कर खेलते नीचे तो भागते, तो गिरकर कई को तो जाने कहाँ कहाँ चोट खा लेते और पहले ही फटे पुराने कुर्ते तार तार हो जाते। धूल भरे कई जगह के छीले पाँव पिंडलिया या लहू के ऊपर जमी रेत मिट्टी के लथपथ घुटने लेकर जाते, तो सभी की माँ बहनें उन पर तरस खाने की बजाय और पिटाई करती। कईयों के बाप बड़े गुस्सैल थे, पिटने लगते तो एक ध्यान भी न रखते कि छोटे बच्चे के नाक मुंह से लहू बहने लगा है या उसको कहाँ चोट लगी है, परंतु इतनी बुराई पिटाई होने पर भी दूसरे दिन खेलने चले आते। बोल रहा है कि जो राइटर है वो बोल रहा है कि मेरा जो दोस्त होता था उनके हालत भी मेरे साथ जैसा ही होता था। गंदा पाँव होता था, कपड़े फटे होते थे, ठीक है, और कुर्ते एकदम फटे होते थे। हम लोग खेलते थे, ठीक है, खेलने के बाद क्या होता था, क्या हुआ, कि जब वैसी हालत में मतलब वैसी हालत में खेल के इन लोग जब घर आते थे कटाफटा, तो मम्मी लोग क्या करता था, मम्मी बहन लोग और मारता था इसको बिना ये देखे कि क्या करके, मतलब उसको पहले से चोट लगा है और मारता था। ठीक है, कईयों के बाप बड़े गुस्से, मतलब बहुत बच्चे जो होते थे उनके पापा बहुत गुस्से वाले होते थे, खेल के आने के साथ ही मारपीट करना शुरू कर देते थे। ये ना देखते हुए कहीं से कट वट क्या है, लेकिन इतना मार खाने के बाद भी जो दूसरे दिन बच्चे होते थे फिर से खेलने चले जाते थे। ठीक है, यह बात तब ठीक से समझ आई जब स्कूल अध्यापक बनने के लिए एक ट्रेनिंग करने गया और वहाँ बाल मनोविज्ञान का विषय पढ़ा। ऐसी बातों के बारे में तभी जान पाया कि बच्चों को खेलना क्यों इतना अच्छा लगता है। बुरी तरह पिटाई होने पर भी फिर खेलने चले जाते हैं। बोलता है जब ये टीचर बनने के लिए इन लोग पढ़ाई करने गए राइटर, और जो बाल मनोविज्ञान जो लोग कैसे सोचते हैं बच्चे, उसकी पढ़ाई की, तब पता चला कि बच्चे ऐसे क्यों होते हैं, कितना मार खाने के बाद भी क्यों जाते हैं स्कूल, मतलब खेलने, सॉरी, क्योंकि बच्चों का जो दिमाग होता है ना वो ऐसा ही होता है, उसमें ज़्यादा मन लगता है उन लोगों को। मेरे साथ खेलने वाले अधिकतर साथी हमारे जैसे ही परिवारों के हुआ करते। सारे मोहल्लों में बहुत परिवार तो हमारी तरह गांव के आसपास से ही आकर बसे थे। 2-3 घर साथ ही उजरी सी गली में रहने वाले लोगों के थे। हमारी सभी की आदतें भी कुछ मिलती जुलती थी। बोलता मेरे साथ खेलने वाले लोग भी सब मेरे जैसे थे, उनकी आदतें भी मेरी जैसी थी। उनमें से अधिक तो स्कूल जाते ही नहीं थे, जो कभी गए भी पढ़ाई में रुचि न होने के कारण किसी दिन बस्ता तालाब में फेंक आए, फिर स्कूल गए ही नहीं माँ बाप ने ज़बरदस्ती भेजा। यहाँ तक कि परचूनिये आढ़तिया ने भी अपने बच्चे को स्कूल भेजना जरूरी न समझा। मतलब मेरे साथ जो बच्चे थे स्कूल जाना पसंद नहीं करते थे, अगर जाता भी था तो किताब विताब इधर उधर फेंक के आ जाता था, और उनका पेरेंट्स भी कुछ नहीं बोलता था कि स्कूल जाओ ना जाओ। यहाँ कभी किसी स्कूल अध्यापक से बात होती तो कहते मास्टर जी हमने इसे क्या तहसीलदार बनाना है, थोड़ा बड़ा हो जाए तो पंडित घनश्याम दास से लंडे पढ़वाकर दुकान पर बहिया लिखने लगा देंगे। पंडित 6-8 महीने में लंडे और मुनीमी का भी काम सिखा देगा। वहाँ तो अभी तक अलीफ के जिम न सीख लिया है। ठीक है, मतलब कि इन लोगों को बोल रहा है कि हमारे आधे से अधिक साथी राजस्थान या हरियाणा से आकर मंडी में व्यापार या दुकान करने आए परिवारों में से थे। मतलब इसके जो दोस्त उसका परिवार कहाँ से आया था, राजस्थान और हरियाणा से। क्या करने के लिए, व्यापार करने के लिए, दुकानदारी का व्यापार करने के लिए। ठीक है, जब बहुत छोटे थे तब उनकी बोली कम समझ पाते थे, क्योंकि राजस्थान और हरियाणा की बोली तो थोड़ी अलग होती है। उनके कुछ शब्द सुनकर हमें हंसी आने लगती थी, परंतु खेलते तो सभी एक दूसरे की बात खूब अच्छी तरह समझ लेते। बोलते ऐसे बात समझ में नहीं आता था, लेकिन खेलने के टाइम में सबकी बात एक बार में समझ आ जाता था। पता ही नहीं चलता था कि लोकित अनुसार या खिंडन दे दिन चार कैसे सब बीत गए। हम में से कोई भी ऐसा न था जो स्कूल के कमरे में बैठकर पढ़ने को कैद न समझता हो। कुछ समय
कुछ अपने माँ बाप के साथ जैसा भी था काम कराने लगे। मतलब हम लोग सब सोचते थे कि स्कूल में बिना काम का हम लोग पढ़ रहे हैं, कैद करके रखा है हम लोगों को। हाँ? बचपन में घास अधिक हरी और फूलों से सुगंधित अधिक मनमोहक लगती थी। यह शब्द शायद आदि सती पहले किसी पुस्तक में पढ़े थे, परंतु आज तक याद होगा। याद रहने का कारण यही है कि यह वाक्य बचपन की भावनाओं सोच समझ के अनुकूल होगा। परंतु स्कूल के अंदर जाने से रास्ते के दोनों ओर जो गलियारा के बड़े ढंग के बड़े बड़े छांटे झाड़ उगे हैं, जिन्हें हम डंडिया कहा करते हैं, उनके नीम पत्तों जैसे पत्ते की महक आज भी आंख मूंद कर महसूस कर सकता हूँ। कहने का मतलब है कि पढ़ाई लिखाई याद नहीं है, पर वो किस तरह के जो पेड़ पौधे जो देखते थे वो सब इनको अच्छे से याद है, उनकी खुशबू कैसी होती थी सब। उन दिनों स्कूल की छोटी क्यारियों में फूल भी कई तरह के उगते थे, जिसमें गुलाब, गेंदा और मोतियों की दूध सी सफ़ेद कलियाँ भी हुआ करती थी। ये कलियाँ इतनी सुंदर और खुशबूदार होती थी कि हम चंदू चपरासी से आंखें बचाकर कभी कभार एक दो तोड़ लिया करते थे। बोरा स्कूल में जो फ्लावर्स होते थे इनको बहुत अच्छे लगते थे, तो आकर जो चपरासी होता है उसकी नज़र से बचते हुए तोड़ भी लेते थे। उनकी बहुत तेज सुगंध आज भी महसूस कर पाता हूँ, परंतु यह याद नहीं कि उन्हें तोड़कर कुछ देर सूंघकर फिर क्या क्या करते थे। शायद जेब में डाल लेते, माँ उसे धोने के समय निकालकर बाहर फेंक देती, या हम ही स्कूल के बाहर आते समय उन्हें बकरी के मेमनों की भांति चढ़ जाया करते। बोलता है जो फूल तोड़ते थे उसका जो खुशबू लेने के बाद उस पेड़ का उस जो फूल है उसका हम लोग क्या करते थे, तो बोले शायद फेंक देते होंगे या फिर क्या पता खा ही लेते होंगे बकरी का जैसा। जब अगली श्रेणी में दाखिल होते जब अगली श्रेणी में दाखिल होते तो एक तो कुछ बड़े सयाने होने के एहसास से उत्साहित भी होते, परंतु दूसरी ओर नई पुरानी कॉपियाँ किताबों से जाने कैसी बात आती कि उन्हें मास्टरों के डर से कांपने लगते, तो पिछली श्रेणी में पढ़ा चुके होते। मतलब कि जब नया क्लास आता था इनको उतना अच्छा नहीं लगता था, ठीक है। तब स्कूल में शुरू साल में 1-1.5 महीना पढ़ाई हुआ करती थी, फिर 1.5-2 महीने की छुट्टियां शुरू हो जाया करती थी। अब तक जो बात अच्छी तरह याद है वो है छुट्टियों के पहले और आखिरी दिनों का फ़र्क क्या था। पहले 2-3 सप्ताह तो खूब खेल कूद हुआ करती। हर साल ही माँ के साथ ननिहाल जाया करते। नानी खूब दूध दही मक्खन खिलाती, बहुत प्यार करती। छोटा सा पिछड़ा गांव था, परंतु तालाब हमारी मंडी के तालाब जितना ही बड़ा था। दोपहर तक उस तालाब में नहाते, फिर नानी से जो जी में आता मांगकर खाने लगते। नानी हमारे बोलने के ढंग या काम करने के कारण बहुत खुश हो जाती। हमें पोतों को हमारी तरह बोलने और खाने पीने की कहती। जिस साल ननिहाल न जा पाते उस साल भी अपने घर पे थोड़ा बाहर तालाब पर जाते, कपड़े उतार पानी में कूद जाते और कुछ समय बाद भागते हुए रेतीले टीले में जाकर रेत के ऊपर लेटने लगते। मतलब कि बोलता है जब स्कूल में जब एडमिशन होता था 2 महीना पढ़ाई होता था, उसके बाद छुट्टी हो जाता था, और छुट्टी में हर लोग कहाँ जाते थे, नानी घर। और जैसा कि नानी घर में जाता है तो तरह तरह की चीज़ें होती है, तो नानी के घर में जाकर तालाब में खेला करते थे। फिर नानी से जो मन करता था मांग के खाते थे, और जिस साल नानी के घर नहीं जा पाता था उस साल क्या करता था, वो वहीं पे मतलब अपने घर पे ही रहता था, और वहाँ पे भी जो बड़ा सा तालाब है वहाँ पे खेलता था जैसे बच्चे खेलते हैं। और नदी से नहाने के बाद गीले शरीर को गर्म रेत में खूब लथपथ कर उसी तरह भागते किसी ऊंची तालाब से छलांग लगा देते। बोलता है नहाता था, उसके बाद जाके रेत जो होता है रेत में लिपट के फिर तालाब में, रेत तो गर्म होता है, तालाब में कूद जाता था। रेत को गंदेले पानी से साफ फिर टीले की ओर भाग जाते। याद नहीं ऐसा 5-10 बार करके या 15-20 बार, कई बार तालाब में कूदकर ऐसे हाथ पांव हिलाते जैसे कुछ अच्छे तैराक हो, परंतु 1-2 को छोड़ मेरे किसी साथी को तैरना नहीं आता था। कुछ तो हाथ पैर हिलाते हुए गहरे पानी में चले जाते, तो कुछ दूसरे उन्हें बाहर आने के लिए किसी भैंस की सींग या दुम पकड़कर बाहर आने की सलाह देते। उन्हें ढाढ़स बंधाते। कूदते समय मुंह में गंदा पानी भर जाता तो बुरी तरह खांसते। कई बार ऐसा लगता कि सांस रुकने वाली है, परंतु हाय हाय करते किसी न किसी तरह तालाब के किनारे पर पहुंच जाते। फिर छुट्टियां बीतने लगती तो दिन गिनने लगते। प्रत्येक दिन डर बढ़ता चला जाता। खेल कूद और तालाब में नहाना भी भूलने लगता। जैसे जैसे स्कूल खुलने का डेट आता इन लोग और डरना शुरू कर देते, और क्योंकि अब स्कूल खुलेगा फिर से पढ़ाई करना पड़ेगा। मास्टर ने जो छुट्टियों में काम करने
बोल रहा है मास्टरों ने जो छुट्टियों के लिए काम करने के लिए काम दिया होता उसका हिसाब लगाने लगते। जैसे हिसाब के मास्टर जी 200 से कम सवाल कभी न बताते। मन में हिसाब लगाते कि यदि 10 सवाल रोज निकाले तो 20 दिन में पूरे हो जाएंगे। जब ऐसा सोचना शुरू हो करते तो छुट्टियों का 1 महीना बाकी हुआ करता। मतलब कि जब जैसे अभी भी हम लोग करते हैं, जब स्कूल बंद होता है तो पढ़ाई वढ़ाई नहीं करते, जब खुलने वाला होता है तो देखते हैं कि क्या होमवर्क है। बोलता मास्टर जी 200 क्वेश्चन देता था, बोलता था अगर डेली 10 करेंगे तो हो जाएगा। 100 क्वेश्चन दिया था ना, बट वो करता ही नहीं था। वो करता ही नहीं था। वो 10 दिन में सोचता था फिर स्कूल में जाके मार खाता था ना। जब ऐसा सोचना शुरू करते तो छुट्टियों का 1 महीना बाकी रहता। एक एक दिन गिनते हुए 10 दिन खेल कूद में और बीत जाते। स्कूल की पिटाई का डर और बढ़ने लगता, परंतु डर भुलाने के लिए सोचते कि 10 की क्या बात है, सवाल तो 15 भी आसानी से रोज निकाले जा सकते हैं। जब ऐसा हिसाब लगाने लगते तो छुट्टियां कम होते होते जैसे भागने लगती। दिन बहुत छोटे लगने लगते। जब होमवर्क करने बैठता था, मतलब कि बहुत कम, स्कूल खुलने लगता है तो टाइम का पता ही नहीं चलता है। ऐसा महसूस होता जैसे सूरज भागकर दोपहरी में छिप जाता, और जैसे जैसे दिन छोटे होने लगते स्कूल का भय और बढ़ने लगता। किताबें कितनी ही सपाटी ऐसे भी होते थे जो छुट्टियों का काम अपने करने की बजाय मास्टरों की पिटाई अधिक सस्ता सौदा समझते थे। कुछ लोग ऐसे सोचते थे कि होमवर्क करने से अच्छा है जाके पिटाई खा लेंगे। हम जो पिटाई से बहुत डरा करते उन बहादुरों की भांति ही सोचने लगते। ऐसे समय हमारा सबसे बड़ा नेता ओमा हुआ करता। ओमा कौन है अभी पता चलेगा। हम सभी उसके बारे में सोचते कि हमारे में उस जैसा कौन है। कभी कभी भी उस जैसा दूसरा लड़का नहीं ढूंढ पाते। उसकी बातें, गलियां, मार पिटाई का ढंग तो अलग ही था। उसकी शक्ल सूरत भी सबसे अलग थी। हारी जितना बड़ा सिर, उसके ठिगने 4 बालिस्तर के शरीर पर ऐसा लगता जैसे बिल्ली के बच्चे के माथे पर तरबूज रखा हुआ है। इतने बड़े सिर में नारियल की सी आंखों वाला बंदरियों के बच्चे जैसा चेहरा और अजीब लगता। मतलब उसका अपना दोस्त के बारे में बता रहा है, ठीक है। इतने बड़े सिर में नारियल की सी लड़ाई वह हाथ पांव नहीं सिर से किया करता था। जब सांड की भांति फुकारता, सिर झुकाकर किसी के पेट या छाती में मार देता तो उसे दुगने तिगुने शरीर वाला लड़के भी पीड़ा से चिल्लाने लगते। हमें डर लगता था कि किसी दिन छाती की पसली ही न तोड़ डाले। उसके सिर की टक्कर का नाम हमने रेल बम्बा रखा हुआ था। रेल के कोयले से चलने वाले इंजन की भांति बड़ा और भयंकर ही होता है। कहने का मतलब कर्मा भी एक बार बता दीजिए। हाँ कर्मा बता रहे हैं, हिंदी बताया था, कर्मा बता। कर्मा इसको भी नहीं बताया, क्वेश्चन आंसर था ना। अब हम स्कूल के बारे में बता रहे हैं कि हमारा स्कूल बहुत छोटा था। केवल छोटे छोटे 9 कमरे थे जो अंग्रेजी के अक्षर एच की भांति बनाए गए थे। मतलब इन लोगों का जो स्कूल था उसमें 9 ही कमरा था छोटा छोटा, और एच डिजाइन में बनाया था। इधर आधा और बीच में कुछ है। दाई और पहला कमरा हेड मास्टर श्री मदन मोहन शर्मा जी का था, जिसके दरवाजे के आगे हमेशा चिक लटकी रहती। स्कूल की प्रेयर प्रार्थना के समय वह बाहर आते और सीधी कतारों में कद के अनुसार खड़े लड़कों को देखकर उनका गोल चेहरा खिल उठता। ठीक है, अपने टीचर का नाम क्या बताया, अध्यापक का, प्रिंसिपल का, मदन मोहन शर्मा। बोलता है थोड़ा जब आता था प्रेयर के टाइम में तो बच्चों को देख के चेहरा बहुत खिल जाता था। सारे अध्यापक लड़कों की तरह ही कतार में बंधकर उनके पीछे खड़े होते। केवल मास्टर प्रीतम चंद पीटी लड़कों की कतार के पीछे खड़े खड़े यह देखते कि कौन सा लड़का कतार में ठीक से नहीं खड़ा। बाकी सारा टीचर लाइन में रहता था, लेकिन जो पीटी का टीचर है वो देखते रहता था कि कोई ठीक से है कि नहीं। अगर कोई ठीक से नहीं लाइन में तो उसको पकड़ के बहुत मारते। उनकी घुड़की तथा टुड्डों के भय से हम कभी कतार में के पहले और आखिरी लड़के का ध्यान रखते। सीधे कतार में बने रहने का प्रयत्न करते। सीधी कतार के साथ हम यह भी ध्यान रखना होता कि आगे पीछे खड़े लड़कों के बीच भी दूरी एक सी हो। सभी लड़के उस पीटी से बहुत डरते थे, क्योंकि उन जितना सख्त अध्यापक कभी किसी ने नहीं देखा था न सुना था। यदि कोई लड़का अपना सिर भी इधर उधर हिला लेता या पाँव से दूसरी
पिंडली खुजलाने लगता तो वह उसकी ओर बाघ की तरह झपटते और खाल खींचने के मुहावरे को प्रत्यक्ष करके दिखा देते। मतलब कि मारता था उसको, अगर कोई बच्चा अगर बदमाशी करता था तो बहुत। परंतु हेडमास्टर शर्मा जी उसके बिल्कुल उलट स्वभाव के थे। वह 5वीं और 8वीं श्रेणी में को अंग्रेजी पढ़ाया करते थे। हमारे में से किसी को भी याद न था कि 5वीं श्रेणी में कभी भी उन्होंने किसी गलती के कारण किसी की चमड़ी उधेड़ते देखा या सुना। चमड़ी उधेड़ते मतलब पीटना। हाँ, चमड़ी उधेड़ना हमारे लिए बिल्कुल ऐसा शब्द था जैसे हमारी सरकारी मिडिल स्कूल था। अधिक से अधिक वो गुस्से में बहुत जल्दी जल्दी आंखें झपकाते, अपने लंबे हाथ की उल्टी उंगलियों से एक चम्पट हमारी गाल पर मार देते। मेरे जैसे सबसे कमज़ोर शरीर वाले भी सिर झुकाकर मुंह नीचा किए हंस देते। वह चप्पट तो जैसे हमें भाई भीखे की नमकीन पापड़ी जैसी मज़ेदार लगती थी। तब पैसे की शायद 2 आ जाया करती थी। मतलब कि बहुत धीरे से मारता था। परंतु जब भी स्कूल हमारे लिए ऐसी जगह न थी जहाँ खुशी से भागे जाए। पहली श्रेणी से लेकर 4थी श्रेणी तक केवल 5-7 लड़कों को छोड़ हम सभी रोते चिल्लाते ही स्कूल जाया करते थे। मतलब हम लोग ये लोग स्कूल भी जाता था तो रो कान के, मतलब खुशी से नहीं, मन नहीं लगता था स्कूल में। परंतु कभी कभी ऐसी स्थिति के रहते स्कूल अच्छा भी लगने लगता जब स्काउटिंग का अभ्यास करवाते समय पीटी साहब नीली पीली झंडियों हाथों में पकड़कर 1 2 3 कहते। झंडियाँ ऊपर नीचे दाएं बाएं रखवाते तो हवा में लहराती थी। मतलब जब स्काउट होता था तो उनको अच्छा लगता था। फरफराती झांकियों के साथ खादी वर्दियों तथा गले में 2 रंग रुमाल लटकाए अभ्यास किया करते। हम कोई गलती न करते तो वह अपनी चमकीली आंखें हल्के से झपकाते कहते शाबाश, वेल बिगिन अगेन 1 2 3 1 2 1। मतलब कि उनकी एक शाबाश ऐसे लगने लगती जैसे हम किसी फौज के सभी तगमे जीत लिए हो। कभी यह शाबाश सभी मास्टरों की ओर से हमारी सभी कॉपियों पर साल भर लिखी गुड वचन से अधिक मूल्यवान लगती। कभी ऐसा लगता कि कई साल से सख्त मेहनत से प्राप्त पढ़ाई से भी पीटी साहब की डिसिप्लिन में रहकर प्राप्त की गुडविल बहुत बड़ी थी। मतलब पढ़ाई लिखाई से ज़्यादा जो पीटी के टीचर का जो शाबाशी है उनको ज़्यादा अच्छा लगता था। ठीक है। परंतु यह भी एहसास रहता है कि जैसे गुरुद्वारे का भाई जी कथा करते समय बताया करते कि सतीगुर के भय से ही प्रेम लगता है, जैसे ही पीटी साहब के प्रति हमारी प्रेम की भावना जग जाती, एक ऐसा ही है कि रोज एक ऐसा भी है कि आपको रोज फटकारने वाला कोई यदि साल भर के बाद एक बार शाबाश कर दे तो चमत्कार सा लगने लगता है। हमारी दशा भी कुछ ऐसी थी। बोलता है कि पीटी टीचर तो हमेशा डांटते रहता था, तो कभी कभी जब शाबाशी देते था, मतलब कि अच्छा किया, तो इन लोगों को बहुत अच्छा लगता था। हर वर्ष अगली श्रेणी में प्रवेश करते समय मुझे पुरानी पुस्तकें मिला करती। हमारे हेडमास्टर शर्मा जी एक लड़के को उसके घर जाकर पढ़ाया करते थे। वे धनाढ्य लोग थे। उनका लड़का मुझसे 1-2 साल बड़ा होने के कारण मेरे से एक श्रेणी आगे रहता। हर साल अप्रैल में जब पढ़ाई का नया साल आरंभ होता तो शर्मा जी उसकी यहाँ 1 साल पुरानी पुस्तकें ले आते। हमारे घर में किसी को भी पढ़ाई में दिलचस्पी नहीं थी। नई नई किताबें लानी पड़ती जो एक 2 रुपए में आ जाया करती, तो शायद इसी बहाने पढ़ाई तीसरी श्रेणी में ही छूट जाती। कोई 7 साल स्कूल में रहा तो एक कारण पुरानी किताबें मिल जाती थी। बोलता है हमारे अगर नया किताब खरीदना पड़ता तो स्कूल नहीं पढ़ता है लोग, क्योंकि नया जो किताब होता है वो महंगा होता है। तो पुरानी किताबें उसको सर ला के देते थे, बोल के ही ये पढ़ पाया 7-8 साल, नहीं तो 1-2 साल में ही छोड़ देता। कॉपियाँ, पेंसिल होल्डर या स्याही दवात में भी बड़ी मुश्किल से 1-2 साल भर में खर्च हुआ करते थे। परंतु उस जमाने में 1 रुपया भी बहुत बड़ी रकम हुआ करती। 1 रुपये में 1 सेर घी आया करता और 2 रुपये में 1 मन यानी 40 सेर गंदम। इसी कारण खाने पीते घरों के लड़के भी स्कूल जाया करते। हमारे 2 परिवारों में मैं पहला लड़का था जो स्कूल जाता था। बोलता मेरे परिवार में मैं पहला लड़का था जो स्कूल जाता था।
परंतु किसी भी श्रेणी में जाने का ऐसा चाव कभी भी महसूस नहीं हुआ जिसका जिक्र कुछ लड़के किया करते। अजीब बात थी, मुझे नई कॉपियाँ और पुरानी पुस्तकों में ऐसी गंध आने लगती कि मन बहुत उदास होने लगता। इसका ठीक ठीक कारण मैं समझ नहीं आया, परंतु जितनी भी मनोवैज्ञानिक की जानकारी है, इस अरुचि का कारण यही समझ में आया कि आगे की श्रेणी की कुछ मुश्किल पढ़ाई और नए मास्टरों की मारपीट का भय ही कहीं भीतर जमकर बैठ गया था। हाँ, मतलब पूरा उनको नया किताब का जो स्मेल है ना, वो अच्छा नहीं लगता था पुरानी किताब का। क्यों नहीं लगता था? हाँ, क्यों नहीं लगता था? क्योंकि उसका रीज़न ये बताते हैं कि शायद नया पढ़ाई और हार्ड हो जाएगा, टीचर मारेंगे, उस डर से। सभी तो नए न होते थे, परंतु दो तीन हर साल ही वह होते जो कि छोटी श्रेणी में नहीं पढ़ाते। कुछ ऐसा ही भावना था कि अधिक अध्यापक एक साल में ऐसी अपेक्षा करने लगते जैसे हम हरफन मौला हो गए हैं। यदि उनकी आशाओं पर पूरे नहीं हो पाते तो कुछ जैसे चमड़े उधेड़ देने को तैयार रहते। इन्हीं कुछ कारणों से केवल किताबें कॉपियों की गंध से ही नहीं, बाहर के बड़े गेट के 10-15 गज दूर स्कूल के कमरों तक रास्ते दोनों ओर अलियार के झाड़ उगे थे, उनकी गंध भी मन उदास कर दिया करती। परंतु स्कूल एक दो कारणों से अच्छा भी लगता था। मास्टर प्रीतम चंद जब हम स्काउट की परेड करवाते तो लेफ़्ट राइट की आवाज़ मुंह में ही हिंसल से मार्च कराते, फिर राइट टर्न या लेफ़्ट टर्न का अबाउट टर्न कहते ने पर छोटे छोटे बूटों की एरियो पर दाएं बाएं एकदम पीछे मुड़कर बूटों की ठक ठक कर चलते तो लगता जैसे हम विद्यार्थी नहीं, बहुत महत्वपूर्ण आदमी है, हो फौजी हो या जवान, फौजी जवान। मतलब कि सारी चीज़ें बुरी नहीं लगती थी इन लोगों को। स्काउट या पीटी वगैरह होता था स्कूल में, वो बहुत ज़्यादा अच्छा भी लगता था। दूसरे विश्व युद्ध का समय था, परंतु हमारी नाभा रियासत का राजा अंग्रेज़ों ने 1923 में गिरफ्तार कर लिया और तमिलनाडु की कोडाईकनाल में ही जंग शुरू होने से पहले उसका देहांत हो गया। उस राजा का बेटा कहते थे अभी विलायत में पढ़ रहा था, इसीलिए हमारी देसी रियासत में भी अंग्रेजी का ही चलती थी। फिर भी राजा के न रहते अंग्रेज हमारे रियासत के गांव में जबरन भर्ती नहीं कर पाता था। लोगों को फौज में भर्ती करने के लिए कुछ अफसर आते तो उनके साथ कुछ नौटंकी वाले भी हुआ करते। वे रात को खुले मैदान में सामनियाओं में आकर, सामनियाओं मतलब होता है जो पंडाल होता है, समियाना लगाकर लोगों को फौज के सुख आराम बहादुरी के दृश्य दिखाकर आकर्षक किया करते। उनका एक गाना अभी भी याद है, कुछ मस्करे अजीब सी वर्दी पहनते और बड़े फौजी बूट सूट पहने गाया करते। मतलब कि फौजी जब अंग्रेज लोग का शासन था उस टाइम में, जब इन लोगों को फौज में भर्ती करवाने आता था तो बहुत बड़ा बात बोलता था कि फौज में जाओगे तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा। और एक गाना गाता था कि भर्ती हो जा रे रंगरूट, भर्ती हो जा रे उठे मिले मैं टूटे लीतर, उठे मिलेंदे बूट, भर्ती हो जा रे क्या रंगरूट, मतलब एक गाना है। इन्हीं बातों से आकर्षित होकर कुछ नौजवान भर्ती के लिए तैयार हो जाते हैं। सब सुनकर कुछ लोग बहुत ज़्यादा मतलब शामिल हो जाता था फौज में। कभी कभी हमें भी महसूस होता कि हम भी फौजी जवानों से कम नहीं। धोती की धुली वर्दी और पॉलिश किए बूट और जुराबों से पहले हम स्काउटिंग की परेड करते तो लगता हम फौजी ही है। मास्टर प्रीतम चंद को स्कूल के समय में कभी भी हमने मुस्कुराते या हंसते न देखा। उनका ठिगना कर दुबला पतला परंतु गठीला शरीर, माता के दागों से भरा चेहरा और बात सी तेज आंखें, खाकी वर्दी, चमड़े के चौड़े पंजों वाले जूते बूट, सभी कुछ भी भयभीत करने वाला हुआ करता था। उनके बूटों की ऊंची एरियों के नीचे खुड़ियाँ लगी रहती थी जिसे टांगे के घोड़े के पैरों में लगी रहती है। अगले हिस्से में पंजों के नीचे मोटे सिरों वाले कील ठुके होते थे। यदि वह सख्त जगह पर भी चलते तो खुड़ियों के कीलों के निशान वहाँ भी दिखाई देते। हम ध्यान से देखते, इतने बड़े और भारी बूट पहनने के बावजूद उनके टखनों में कभी मूंछ नहीं आती। उनको देखकर हम यदि घरवालों से बूटों की मांग करते तो माँ बाप यही कहते कि टखने टेढ़ हो जाएंगे, सारी उम्र सीधे न चल पाओगे। मतलब इनका जो टीचर था, पीटी का टीचर, उसके बारे में बता रहा है कि उसका एक एक चीज़ जो था वो देखने में डरावना था, कैसे कपड़े पहनता था, क्या बूट पहनता था। और उनका जो बूट के बारे में थोड़ा बताया, लोहा लगा हुआ था ऐसा, और इतने में भी वो अच्छे से चलता था। खौफनाक था, मतलब खौफनाक मतलब कि उसको देख के लगता था डर। पीटी
मास्टर प्रीतम से हमारा डरना तो स्वाभाविक था, परंतु हम उनसे नफरत भी करते थे। डरने के साथ साथ नफरत भी करता था। क्यों? कारण तो उनका मारपीट था। हम सभी को, जो मेरी उम्र के हैं, वह दिन कभी नहीं भूल पाया जिस दिन वह चौथी श्रेणी में फारसी पढ़ाने लगे थे। हमें उर्दू का तो तीसरी श्रेणी से अच्छा अभ्यास हो गया था, परंतु फारसी तो अंग्रेजी से भी मुश्किल थी। अभी हमें पढ़ने या हमें एक सप्ताह भी न हुआ होगा कि प्रीतम चंद ने हमें एक शब्द रूप याद करने को कहा और आदेश दिया कि कल इसी घंटी में जवानी सुनेंगे, मतलब बिना देखे बोलना पड़ेगा। हम सभी घर लौटकर रात देर तक उसी रूप को बार बार पढ़ते रहे, परंतु केवल 2-3 लड़के ही जिन्हें आधी या कुछ अधिक रूप में याद हो गया। दूसरे दिन, मतलब बच्चे लोग याद नहीं कर पाए, ठीक है। दूसरे दिन बारी बारी सबको सुनाने के लिए कहा तो एक भी लड़का सुना नहीं पाया। तभी मास्टर जी गुर्राए, सभी कान पकड़ो। हमसे झुककर, तो यहाँ बैठ जाओ। अच्छा, हमने झुककर टांगों के बीच से बाहर निकालकर कान पकड़े, मतलब मुर्गा बना दिया इन लोगों को। तो वो गुस्से से चीखे, पीठ ऊंची करो। पीठ ऊंची करके कान पकड़ने से 3-4 मिनट में ही टांगों में जलन होने लगी। मेरे जैसे कमज़ोर तो टांगों के थकने से कान पकड़े हुए गिर पड़े। जब तक मेरी और हरबंस की बारी आई तब तक हेड मास्टर शर्मा जी अपने दफ्तर जा चुके थे। जब हमें सज़ा दी जाती थी तो उसके कुछ समय पहले शर्मा जी स्कूल के पूरब की ओर बने सरकारी अस्पताल में डॉक्टर कपलास से मिलने गए थे और दफ्तर के सामने ही और चले गए। आते ही जो कुछ देखा वह सहन नहीं कर पाए। शायद यह पहला अवसर था कि पीटी प्रीतम चंद की उस बर्बरता को सहन न कर पाए, बहुत उत्तेजित हो गया। व्हाट आर यू हार्ट लिखा है, व्हाट आर यू डूइंग, इज इट द वे टू पनिश द स्टूडेंट ऑफ द क्लासेस। बोलता है कि ये तरीका है क्या बच्चों को पनिश करने का। स्टॉप इट एट वंस, कि इसको रुको, ये सब नहीं करना है। हमने तब अंग्रेजी नहीं आती थी क्योंकि उस समय 5वीं श्रेणी में अंग्रेजी पढ़ना शुरू की जाती थी, परंतु हमारे स्कूल के 7वीं-8वीं श्रेणी के लड़कों ने बताया कि शर्मा जी ने क्या कहा था। क्या चौथी श्रेणी को सज़ा देने का यह ढंग है? इसे फ़ौरन बंद करो। शर्मा जी गुस्से से कांपते बरामदे में से ही दफ्तर चले जाते। फिर जब प्रीतम चंद कई दिनों स्कूल नहीं आते तो यह बात सभी मास्टरों की जुबान पर थी कि हेड मास्टर शर्मा जी ने उन्हें मुअत्तल, मतलब निलंबित कर दिया है, निकाल दिया है, ठीक है, करके अपनी ओर से आदेश लिखकर मंजूरी के लिए हमारे रियासत की राजधानी नाभा भेज दिया है। वहाँ हरिलाल नाम के महकमा तालीम के डायरेक्टर थे जिन्हें ऐसी मंजूरी की आवश्यकता थी। लास्ट पहला है। उस दिन के बाद यह पता होते हुए भी कि पीटी प्रीतम चंद को अब तक नाभा के डॉक्टरेट बहाल नहीं करेंगे, तब तक वह स्कूल में कदम नहीं रख सकतेंगे, ठीक है। मतलब कि जब भी फारसी की घंटी बजती तो हमारी छाती धक धक करके फटने लगती, परंतु जब तक शर्मा जी स्वयं या मास्टर नोहरिया राम की कमरे की फारसी पढ़ाने न आते, हमारे चेहरे मुरझाए ही रहते, ठीक है। फिर कई सप्ताह एक पीटी मास्टर स्कूल नहीं आए। पता चला कि बाजार में एक दुकान के ऊपर उन्होंने छोटी छोटी खिड़कियों वाला चौबारा किराए पर ले रखा है, वहीं आराम से रह रहे हैं। कुछ 7वीं-8वीं के विद्यार्थी हमें बताया करते कि उन्हें मुअत्तल होने की रत्ती भर चिंता नहीं थी। पहले की तरह आराम से पिंजरे में रखे 2 तोतों के दिन में कई बार भिगोकर रखे बादामों की गिरियों का छिलका उतारकर उन्हें खिलाते, उनसे बातें करते। उनसे वे तोते हमसे भी कई बार देखे। मतलब कि जो टीचर था, पीटी टीचर, वो सस्पेंड होने के बाद भी उसको कोई दिक्कत नहीं था, और आराम से खुशी से रह रहा था। अपने 2 तोते पाले हुए थे, उनसे बात कर रहा था। हम उन बड़े लड़कों के साथ उनके चौबारे में गए तो लड़के पीटी साहब के आदेश पर उनके घर का काम करने जाया करते, परंतु हमारे लिए यह चमत्कार ही था कि प्रीतम चंद बिल्ला मार कर हमारी चमड़ी तक उधेड़ देते। वो अपने तोतों से मीठी मीठी बातें कैसे कर लेते? क्या तोतों को उनकी धधकती भूरी आंखों से भय नहीं लगता? हमारी समझ में ऐसी बातें तब तक नहीं आ पाती जब बस एक तरह के अलौकिक ही मानते थे। हो गया यहीं पे, कुछ एंड नहीं था। अच्छा, क्वेश्चन देखो क्या है। कोई भी भाषा आपसी व्यवहार में बाधा नहीं बनती। पाठ के किस अंश में यह सिद्ध हुआ है? जब अंग्रेजी में जो बोलता है कि बच्चों को मत डांटो,
तो वहाँ पे सिद्ध हुआ है। पीटी साहब की शाबाश फौज के तमगों से क्यों लगते थे? इसका आंसर क्या होगा कि जो टीचर था हमेशा तो डांटते ही रहता था ना, तो बीच में कभी तारीफ कर देता था तो उनको बहुत पसंद था वो। नई श्रेणी में आने जाने और नई कॉपियों और पुरानी किताबों से अति विशेष गंध से लेखक का बालमन क्यों उदास हो जाता था? अधिक गंध का मतलब था कि अब वो मार खाएगा, पढ़ाई हार्ड हो जाएगा इसलिए।